Hello student, welcome to the Arhantam Academy YouTube channel. So student, I hope you all are good at home. So stay home, stay safe. And last class में हम लोगों ने solution के बारे में डिस्कस किया था and the last topic was solubility of solution. और solubility के conditions में हमने दो टाइप का conditions डिस्कस किया था. That one factor was solubility of solid in liquid solution and the second condition was the solubility of gas in liquid solution. ये दो conditions हमने डिस्कस किया था. आज का जो टॉपिक होगा हमारा that is based on the colligative properties of solution, है ना. ओके, तो colligative properties of solution को समझने से पहले कि क्यों हमें colligative properties of solution पढ़ना पड़ेगा, उसके पीछे क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कैरेक्टराइज करता है, वो समझना है. उसको समझने के लिए हमें कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करनी पड़ेगी यहाँ पर. तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि इन द बाइनरी सॉल्यूशन वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट. दैट वन कंपोनेंट इज बेसिकली टर्म्ड एज सोल्यूट एंड द अनदर वन कंपोनेंट इज टर्म्ड एज सॉल्वेंट. तो यहाँ पर हमें पहले सोल्यूट की बात करेंगे, फिर सॉल्वेंट की बात करेंगे. तो यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ सोल्यूट पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है. देखो यहाँ पर, सो टाइप्स ऑफ सोल्यूट. व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सोल्यूट, तो आपको पता करना, देखो टाइप ऑफ सोल्यूट दो टाइप का होता है. बेसिकली सोल्यूट दो टाइप का होता है. एक हमारे पास जो कंडीशंस होता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड वोलाटाइल सॉलिड सोल्यूट. वोलाटाइल सॉलिड सोल्यूट. एंड सेकेंड एक कंडीशन होता है, दैट सेकेंड कंडीशन इज कॉल्ड नॉन वोलाटाइल सॉलिड सोल्यूट. तो आप कैसे आइडेंटिफाई करें कौन वोलाटाइल होगा, कौन नॉन वोलाटाइल होगा, राइट ना. तो वोलाटाइल सोल्यूट कहने का मतलब क्या होता है, ये चीज़ पता करना अपने को. वोलाटाइल सोल्यूट कहने का मतलब वी कैन राइट द सोल्यूट विच कैन इवेपोरेट. सो द सोल्यूट विच कैन इवेपोरेट, मतलब वो सोल्यूट जो इवेपोरेट होता है, ठीक है, ड्यूरिंग हीटिंग, ड्यूरिंग चेंज इन टेम्परेचर. मतलब सॉल्यूशन के टेम्परेचर को चेंज किया जाए तो टेम्परेचर चेंज करने के कारण वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है. अच्छा, सेकेंड कंडीशन जो आपको पता होना चाहिए वोलाटाइल के कंडीशन में, अगर वो इवेपोरेट होगा देन दे विल एक्सर्ट अ वेपर प्रेशर. सो वी कैन राइट एक्सर्ट a vapor pressure, exert a vapor pressure, ठीक है. ओके, नाउ नॉन वोलेटाइल है. अच्छा, एक चीज़ और है, अगर वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को क्या करेगा, इंक्रीज कराएगा, या सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को क्या करेगा, इंक्रीज कराएगा. सो वी कैन राइट इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. सो इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये इवेपोरेट हो सकता है. इवेपोरेट होगा तो सॉल्यूशन के प्रेशर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. इसलिए मैंने बोला क्या, वोलाटाइल सॉलिड सॉलिड की बात यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं. सेकेंड कंडीशन से आपका क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट. अगर हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि नॉन वोलाटाइल कंडीशंस में आप समझ सकते हैं. यहाँ पर देखो, वी कैन राइट द सॉल्यूट विच cannot evaporated during change in temperature. यानी सॉल्यूशन के टेम्परेचर को आप चेंज करते हैं तो यहाँ पर वो इवेपोरेट नहीं होगा. अगर ये इवेपोरेट नहीं होगा तो ये वेपर प्रेशर भी एक्सर्ट नहीं करेगा. सो वी कैन राइट हियर cannot exert vapor pressure, cannot exert vapor pressure. अब कंडीशन देखो बेटा, मतलब यहाँ पर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलाटाइल. यहाँ पर सॉल्वेंट वोलाटाइल है, सोल्यूट वोलाटाइल नहीं है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीजेस. सो वी कैन राइट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज. अब डिफरेंट कंडीशंस होता है, दोनों की कंडीशंस की बात अगर करते हैं तो देखो ऐसा समझो, हमारे पास है लाइक जैसे हम बात करते हैं क्या, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कैम्फर एंड वाटर, camphor plus
अगर कैम्फर और वाटर की बात करते हैं तो कैम्फर भी कैरेक्टर्स में नॉन वोलाटाइल है, सॉरी वोलाटाइल है, वाटर भी वोलाटाइल है। अगर इन दोनों के मिक्सचर को हम हीट करते हैं, व्हेन वी हीटेड द सॉल्यूशन, देन ड्यूरिंग द हीट camphor can evaporate and exert a pressure of P1. Water can also evaporate, exert a pressure of P2. So the total pressure, so that P total is equal to P1 plus P2. मतलब यहाँ पर total pressure जो होगा, that pressure exerted by the camphor molecule and the pressure exerted by the water molecule. So the additions of these two will be total pressure of the solution. But एक दूसरा example हम यहाँ पर लेते हैं, like जैसे हमारे पास conditions क्या है कि when we talk about sugar in water. Sugar in water. So when we heated these type of solution, जब हम इसको heat कर रहे हैं तो during heat, मतलब during heat change heat करने के कारण sugar cannot evaporate. तो we can write not exert pressure, not exert pressure. But water can evaporate. So water can exert pressure. Water can exert pressure. तो मैंने बोला क्या यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट आपका प्रेशर नहीं बना रहा, लेकिन सेकेंड कंपोनेंट आपका प्रेशर बना रहा है। तो मैंने बोला इफ P2 इज exerting a pressure then the total pressure is not equal to P2 but directly proportional to P2. We can say that कि P2 पर डिपेंड करेगा। अच्छा P2 पर कैसे डिपेंड करेगा? P2 का बढ़ेगा तो P total बढ़ेगा, P2 का प्रेशर घटेगा तो P total डिक्रीज होगा। अब वो कैसे बढ़ता है कैसे घटता है वो चीज़ हमें एनालाइज करना है। देखो हम लोग बात करते हैं क्या कि कैसे ये घटता है। जैसे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्योर सॉल्वेंट, मतलब वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, अगर सिर्फ हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है एंड वी हैव वाटर मॉलिक्यूल्स 1 2 3 4 एंड 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है। आप इसको हीट कर रहे हैं, ये प्योर वाटर है। जब हम इसको हीट कर रहे हैं then all the possible particles which lies on the upper surface of the container या upper surface of the water molecules can evaporate easily. तो ये जितने भी 1 2 3 4 5 ये 5 के 5 जो particles हैं that can evaporate, और अगर ये evaporate हो रहे हैं then they exert a pressure which is called P0, जिसको हम P0 लिखना है। अच्छा अब इसी H2O में अगर हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं, so that sugar mixed with water to form a homogeneous mixture। तो यहाँ पर देखो हम क्या ऐड कर रहे हैं इसमें, यहाँ पर हम शुगर ऐड कर रहे हैं। So after addition of sugar we can say that कि such type of mixture we can get। Okay, तो देखो यहाँ से इस तरीके का सॉल्यूशन मिला कि एक वाटर है, दूसरा वाटर है, तीसरा वाटर है एंड 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर शुगर का है। अब देखो यहाँ पर सरफेस पर 5 मॉलिक्यूल्स थे, all the 5 molecules can evaporate, so the P0 will be greater। यहाँ पर सरफेस पर 3 वोलेटाइल पार्टिकल्स हैं, 2 नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स हैं। जब आप इसको हीट करते हो देन आफ्टर हीटिंग ये इवेपरेट होगा, ये इवेपरेट होगा, ये इवेपरेट होगा, तो एक प्रेशर बनाया सॉल्यूशन। यानी कंडीशन समझना है हमें क्या, प्योर फॉर्म में वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम है। व्हेन वी डिसॉल्व सम अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीजिंग। अच्छा क्या ऐड करने से प्रॉपर्टी चेंज हुई? सॉल्यूट के एडिशन से। दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूट, कि अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कंपोनेंट को हम चेंज करते हैं तो सॉल्यूशन के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो चेंज होता है। तो सॉल्यूशन के वैसे कैरेक्टर्स जो सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करेगा, दैट कैरेक्टर इज बेसिकली कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? यानी कि हम यहाँ पर बात करेंगे किसके लिए? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको होप सो नहीं होना चाहिए। ओके, एक बार देखूँ क्लियर दिख रहा है ना सर? ओके, सब क्लियर है, ठीक। ओके चलो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो वी कैन राइट द properties of solution which depends upon the number of solute particles and independent from the nature of solute particles is termed as basically what? Colligative properties। क्लियर है यहाँ पर? यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखो कि those properties of solution, those property of solution, those properties of solution which depends upon
the number of solute particles, which depends upon the number of solute particles, but independent from nature of solute particles. Nature of solute particles is termed as colligative properties of solution. Is termed as colligative properties of solution. क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. तो हमें पता करना है टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पर देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देखो 4 टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें सॉल्यूशन के कंडीशंस में पढ़ना है. और वो 4 क्या है? तो देखो, सबसे पहला जो हमें पढ़ना है दैट इज कॉल्ड RLVP. RLVP कहने का मतलब होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. यानी क्या लिख सकते हैं इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. सेकेंड जो कंडीशन है आपका, सेकेंड कंडीशन जो है आपका, दैट सेकेंड कंडीशन इज बेसिकली कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ओके. थर्ड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है, दैट थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज बेसिकली कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. एंड फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो आपका है, दैट फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज बेसिकली कॉल्ड osmosis and osmotic pressure. Osmosis and osmotic pressure. Osmotic pressure. मतलब ये osmosis और osmotic pressure. These are the 4 types of colligative properties. और यही चारों हमें पढ़ना है. And these are very important according to the examination point of view. क्योंकि इस चैप्टर से क्लास 12th में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं. तो आपको ध्यान देना है. देखो, बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ओके, नाउ वी कैन गो फॉर नेक्स्ट. अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. अच्छा, बिफोर टॉकिंग अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन वी हैव टू स्टडी अबाउट रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर. फिर हम उसको रिलेट करेंगे, ठीक है ना. तो पहले हम रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ते हैं, फिर हम एक RLVP पढ़ेंगे. ओके, तो रॉल्स ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? रॉल्स ऑफ वेपर प्रेशर. Okay, now rods of vapor pressure. Rolle's law of vapor pressure. तो देखो यहाँ पर रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. एग्जाम्पल क्या है वो देखिए. लाइक जैसे मैंने बोला क्या, वी हैव अ सॉल्यूशन लाइक शुगर प्लस वाटर. ठीक है ना. एंड वेरी इजली शुगर यहाँ पर सॉल्यूट है, वाटर क्या है आपका? सॉल्वेंट है. तो मैंने बोला ये सॉल्यूट है एंड ये सॉल्वेंट. अच्छा, समझने के लिए एक चीज़ और है कि अगर हम सॉल्यूट को A लिखते हैं, सॉल्वेंट को B लिखते हैं, तो हमारा जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? AB टाइप ऑफ सॉल्यूशन. किस टाइप का सॉल्यूशन है? AB टाइप ऑफ सॉल्यूशन. अब एक चीज़ और यहाँ पर हम समझते हैं. तो देखो कि यहाँ पर सॉल्यूट की कंडीशंस में हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ मोल्स. इसकी कंडीशंस में Na है, इसके कंडीशंस में B है, तो सॉल्यूशन के कंडीशंस में क्या होगा? Na प्लस Nb. आपने पढ़ा है ना कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन. एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन आइडियल कंडीशन. तो अगर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन के मास को डिफाइन करेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का जो एडिशन होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करेगा. तो ये टोटल नंबर है.
अब रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा दैट इज Na बाय Na प्लस Nb, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी सॉल्वेंट होगा दैट इज इक्वल टू Nb बाय Na प्लस Nb। यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, नाउ चीज़ें समझो, देखो ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, दोनों में, और सोल्यूट का नेचर शुगर है, सॉल्वेंट जो हमारा वो क्या है, वाटर। अगर इन दोनों के मिक्सचर को हम हीट करते हैं, नाउ वी हैव a container in which these two type of mixture can be heated। तो मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये वाटर, ये शुगर, ये वाटर। हम जब हीट करते हैं तो व्हाट वी कैन से दैट कि ये इवेपोरेट हुआ, ये भी इवेपोरेट हुआ, ये भी इवेपोरेट हुआ, तो ये हम क्या देख पा रहे हैं कि सॉल्वेंट इवेपोरेट हो रहा है और सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। तो आप खुद बताइए जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पर, क्योंकि वोलेटाइल कंपोनेंट कौन है, सॉल्वेंट। वोलेटाइल कंपोनेंट कौन है, सॉल्वेंट है। सो वी कैन से दैट हियर दिस इज द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, बिफोर इंटर मिक्सिंग, मिक्स करने से पहले क्या था, तो मिक्स करने से पहले हम इधर देखते हैं कि हमारे पास कंटेनर में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स था, तो मैंने बोला 1 2 3 और 5। जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो आफ्टर हीटिंग दैट ओनली H2O इज देयर, सो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, ये क्या है आपका सॉल्वेंट पार्टिकल्स है। जब हम इसको हीट कर रहे हैं देन ओनली इन दिस कंटेनर H2O इज प्रेजेंट, सो H2O कैन इवेपोरेट। अगर H2O इवेपोरेट हो रहा है, आप देखो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो दैट इज एक्चुअली प्योर वाटर, दैट्स व्हाई इट इज डिनोटेड बाय P0। P0 क्या हो गया नहीं यहाँ पर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये सिर्फ सॉल्वेंट है एंड दिस इज द सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो रॉल्स ने क्या देखा यहाँ पर, देखो कि चूंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट वोलेटाइल है, तो जब भी प्रेशर एक्सर्ट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। इसलिए उन्होंने जो लॉ बनाया वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ पर कि व्हेन a non-volatile solid solute dissolve in pure solvent, then vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of solvent, यानी सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है। दिख रहा है नीचे, हाँ दिख रहा है। तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो मैंने सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या लिखा है, XB लिखा है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू Rawls we can write pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of solvent। solvent हमारा क्या है, B है, इसलिए हमने लिखा क्या, XB। hence pressure of solution is equal to, क्योंकि ये proportionality constant है, इसको हटाने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, P0। अगर वाटर के वॉल्यूम को हम चेंज ना करें, प्योर कंपोनेंट हो, तो प्योर कंपोनेंट के फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर कांस्टेंट होगा, इसलिए P0 क्या है, कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई वी कैन राइट PS इज इक्वल टू P0 इंटू XB, सो दैट इज द रॉल्स लॉ। अब देखो एब्रिविएशन समझो क्या है, PS है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P0 है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड XB है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या है इसे, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सो दिस इज द रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या है, रॉल्स लॉ ऑफ
वेपर प्रेशर। यानी कहने का मतलब क्या है, व्हेन यू हैव अ बाइनरी सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, सॉल्वेंट इज वोलेटाइल, देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी इस कंडीशंस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कंडीशन, देखो पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी पी एस इंक्रीजेस कब, व्हेन एक्स बी इंक्रीजेस। अच्छा, पी एस डिक्रीजेस कब, व्हेन एक्स बी डिक्रीजेस। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रॉल्स लॉ। ठीक है, ओके। अब आगे स्टार्ट करते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा क्या, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको समझेंगे एक एक पॉइंट, पहले लोअरिंग को समझेंगे फिर रिलेटिव को समझेंगे। ठीक है ना, कि लोअरिंग का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, एक एक करके हर एक पॉइंट को डिस्कस करना है। तो देखो सबसे पहला चीज़ जो हम पता करते हैं यहाँ पर, हमारे पास है शुगर प्लस वाटर। शुगर का जो प्रॉपर्टीज है हमने आपको बोला था, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल। वाटर यहाँ पर क्या है, वोलेटाइल है। तो अभी कंडीशंस क्या है कि अगर किसी एक कंटेनर में प्योर वाटर को रखें, मतलब यहाँ पर देखो इसमें प्योर H2O है, प्योर H2O क्या है यहाँ पर, प्योर H2O। अच्छा, प्योर H2O है और प्योर H2O को जब हम हीट कर रहे हैं तो एक वेपर प्रेशर बना रहा है। क्या बना रहा है, वेपर प्रेशर। एक्सर्ट हो रहा है तो वेपर प्रेशर बनाएगा, इवेपोरेट हो रहा है तो क्या बनाएगा, वेपर प्रेशर। अच्छा, ये सॉल्वेंट है इसलिए मैंने इसको बोला P0। क्या बोला, P0। ना इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर इज एडेड। जब हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं, देन आफ्टर द एडिशन ऑफ शुगर वी हैव द कंपोनेंट लाइक सॉल्वेंट, सोल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूट, सॉल्वेंट। ओके, तो मैं जो सोल्यूट है उसको मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, ये सोल्यूट है। ठीक है, अब आप इसको हीट कीजिए तो यहाँ पर सरफेस पर नंबर ऑफ वोलेटाइल पार्टिकल्स 1 2 3 4 5 यहाँ सरफेस पर 1 2 3 वोलेटाइल पार्टिकल। अगर वोलेटाइल पार्टिकल सरफेस पर घटा तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी घटा या बढ़ा, घटा। आपने पढ़ा होगा, देखो कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना, देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट ऑन द सरफेस। इसलिए आप कह सकते हैं वहाँ पर कि दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेस फेनोमेना। तो सरफेस पर वोलेटाइल पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहा और नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिंपल तरीका से भी समझे तो यहाँ पर 5 पार्टिकल्स, यहाँ पर 3 पार्टिकल्स है, इसलिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हेंस वी कैन राइट P0 इज ग्रेटर देन PS। यानी पहले प्रेशर ज़्यादा था, बाद में प्रेशर कम हुआ, तो लोअरिंग कहने का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज। तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर तो आपको समझ में आ गया। अब देखो यानी कि यहाँ से, सो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर P0 माइनस PS इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, डेल्टा P। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P। अच्छा, ये आपका चेंज इन वेपर प्रेशर है और ये आपका इनिशियल वेपर प्रेशर है। ये चेंज इन वेपर प्रेशर है और ये इनिशियल वेपर प्रेशर है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं, हमने क्या देखा कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल
solid solute dissolve in given amount of solvent. Solute is dissolved in given amount of solvent, then decrease in vapor pressure takes place. तो डिक्रीज देखो क्या मिला, P नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू डेल्टा पी। अच्छा एक चीज देखो, ये डेल्टा पी में जो चेंजेस है वो कितने के लिए आ रहा है, पी नॉट के लिए आ रहा है। कितने के लिए आ रहा है, पी नॉट के लिए आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिंस फॉर पी नॉट वेपर प्रेशर चेंज इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा पी। इसलिए 1 बार या 1 एटीएम वेपर प्रेशर के लिए कितना चेंज हो जाएगा, डेल्टा पी बाई पी नॉट। अब देखो तो ये रेशियो हुआ ना, रेशियो है ना। रेशियो कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, रिलेटिव। जब आप रेशियो निकालेंगे तो रेशियो का मतलब क्या हो गया, रिलेटिव, यानी दैट इज योर आर एल वी पी। सो व्हाट वी कैन राइट दैट आर एल वी पी इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई पी नॉट। और डेल्टा पी आप क्या इसे लिख रहे हैं, पी नॉट माइनस पी एस। इसलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट। सो दिस इज योर आर एल वी पी। यानी आर एल वी पी को आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ चेंज इन वेपर प्रेशर to the pure vapor pressure of solvent after addition of non-volatile solute is termed as RLVP। तो सिंपल टर्म्स में लिखें तो क्या लिख सकते हैं आप, it is ratio of change in vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent, है ना। इसलिए यहाँ पे after addition of non-volatile solid solute, यानी किसी नॉन वोलाटाइल सॉलिड सोल्यूट को आप ऐड करते हैं तो डेल्टा पी बाई पी नॉट जो होता है वो आपका क्या है, आर एल वी पी। वो क्या है आपका, आर एल वी पी है। ओके, तो क्लियर है ना, दिखाई तो दे रहा है ना। ओके हाँ क्लियर तो दिख रहा है। चलो स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें व्हेन यू रिक्वायर्ड। ओके चलो आगे करते हैं कंटिन्यू। चलो नेक्स्ट वी कैन गो फॉर द एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन को समझो, देखो यहाँ तो आपको शब्द समझ में आ ही गया होगा। अब देखो एक्सप्रेशन पे समझते हैं, तो एक्सप्रेशन पर समझते हैं। एक्सप्रेशन क्या है, तो फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो कि when a non-volatile solid solute dissolve in pure solvent, then the vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of solvent, यानी वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट व्हाट वी कैन राइट दैट PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसलिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो PS इज इक्वल टू P नॉट इंटू XP। इसको मानो इक्वेशन में। अब देखो यहाँ पर आपका दो कंपोनेंट था ना, मैंने बोला सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तब मिलता है आपको क्या, सॉल्यूशन। तो मैंने बोला सोल्यूट को A मान लो, सॉल्वेंट को B मान लो, तो सॉल्यूशन होता है AB। अच्छा सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन A
और सॉल्वेंट का B, तो इसका कितना हो जाएगा XA प्लस XB। और इस सिचुएशंस में देखो यहाँ पर XA इज इक्वल टू आपका होता है NA बाय NA प्लस NB, और XB इज इक्वल टू आपका होता है NB बाय NA प्लस NB। इस सिचुएशंस में दोनों का सम करेंगे तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसलिए देखिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। इसलिए XB इज इक्वल टू यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसको मान लो आप इक्वेशन 2। तो क्या करो, इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो सेकंड के वैल्यू को रखना है किसमें, 1। अच्छा, सेकंड की वैल्यू को 1 में रखें तो आपके पास एक्सप्रेशन ऐसा आता, देखो PS इज इक्वल टू P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B है, मोल फ्रैक्शन की जगह पर क्या आ जाएगा 1 माइनस XA। अब इसी को कंटिन्यू करो, देखो मल्टीप्लाई करो, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिला, P नॉट माइनस P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखो यहाँ पर माइनस वाले को इधर ले जाओ, प्लस वाले को इधर लाओ, तो क्या मिला, इस माइनस वाले को इधर ले आते हैं, प्लस वाले को इधर आते हैं, तो क्या मिलेगा, P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू P नॉट माइनस PS। अब देखो तो बेटा आपका P नॉट माइनस PS क्या था, डेल्टा P था। देखो हम लोगों ने पहले पढ़ा था P नॉट माइनस PS जो होता है वो डेल्टा P होता है, और डेल्टा P बाय P नॉट जो होता है वो क्या होता है, RLVP होता है। हमें क्या चाहिए, RLVP। डेल्टा P तो हमें मिल रहा है वहाँ पे, देखो P नॉट माइनस PS डेल्टा P। इसलिए देखो P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा P। अब P नॉट को उधर भेज दो, इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, डेल्टा P बाय P नॉट। अच्छा, डेल्टा P बाय P नॉट ही आपका क्या है, RLVP। क्या है आपका, RLVP। सो दैट इज योर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा, इसको अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो कि when a non volatile solid solute dissolve in given amount of solvent, then RLVP यानी डेल्टा P बाय P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो इट इज इक्वल टू XA। ठीक है, देखो चेक कर लो, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका था डेरिवेशन ऑफ RLVP, मतलब कैसे आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी फार्मूला का बहुत सारा फॉर्मेट है जो कि आप समझ सकते हैं। देखो हमारे पास जो फार्मूला का फॉर्मेट है वहाँ पर RLVP होगा। सो टेक ए स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट लें। ओके, ना फार्मूला को थोड़ा सा अलग अलग तरीके से देखते हैं कि क्या क्या फार्मूला हो सकता है। तो देखो सबसे पहला फार्मूला जो है हमारे पास, सबसे पहला फार्मूला क्या मिला आपको, इस पर न्यूमेरिकल्स बनते भी हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला फार्मूला मिला आपको डेल्टा P बाय P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, डेल्टा P को ही हम लोग P नॉट माइनस PS लिख सकते हैं, P नॉट माइनस PS। तो दूसरा फार्मूला आपका हो सकता है, दूसरा फार्मूला आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P की जगह पर क्या लिख दो आप, P नॉट माइनस PS बाय P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आप इसी को आगे लिख सकते हैं। तीसरा फार्मूला देखो, तीसरा फार्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू होता है, देखो क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूला के बेसिस पर आपका इक्वेशन हो सकता है डेल्टा P बाय P नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि डेल्टा P बाय P नॉट इसके बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर, P नॉट माइनस PS बाय P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है, NA बाय NA प्लस NB, NA बाय NA प्लस NB। तो ये तीसरा फॉर्मेट है। अच्छा, चौथा फॉर्मेट देखो क्या लिख सकते हो आप इसको, फोर्थ इक्वेशन आप इसका क्या लिख सकते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन आप देखो,
अगर ऐसा कुछ कंडीशंस मान, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, then we can write Na plus Nb is approximately equal to number of moles of solvent. इसलिए यहाँ से फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. क्या चेंज होगा देखो, डेल्टा P by P naught is equal to what we can write, P naught minus Ps by P naught is equal to Na by Nb. तो इसका भी एक फॉर्मेट होता है. एक फॉर्मेट और लिख सकते हैं आप, देखो फार्मूला का दूसरा फॉर्मेट और लिख सकते हैं जो कि नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है. किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है. देखो ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फार्मूला सब एक ही चीज़ है, अलग कुछ नहीं है, बस लिखने का तरीका आपका चेंज हो रहा है. अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू क्या हो सकता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो सकता है, given mass of solvent divided by molar mass of solvent. So according to this concept we can write delta P by P naught is equal to P naught minus Ps by P naught. is equal to, हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो Na के जगह पर WA यानी वेट ऑफ A बाय मोलर मास ऑफ A डिवाइडेड बाय वेट ऑफ B बाय मोलर मास ऑफ B. इसको एक बार और अरेंज करो, एक बार और अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा P बाय P नॉट इज इक्वल टू P नॉट माइनस Ps बाय P नॉट इज इक्वल टू वेट ऑफ A बाय मोलर मास ऑफ A इंटू मोलर मास ऑफ B बाय वेट ऑफ B. सो दीज आर द फॉर्मूला. ठीक है ना, तो आप सभी फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं. 1 2 3 4 5, एक फार्मूला और लिख देता हूँ, है ना, छठा भी, ताकि आप न्यूमेरिकल्स में कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. इसको देखो यहाँ से, अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के जगह पर भी आप ये वाला फार्मूला रखोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, देखो डेल्टा P बाई P नॉट इज इक्वल टू P नॉट माइनस Ps बाई P नॉट इज इक्वल टू, देखो वी कैन राइट WA by molar mass of A divided by WA by molar mass of A plus WB by molar mass of B. ये फॉर्मूला तब हम यूज करते हैं when solute is excess. When solute is excess. क्लियर है? आई होप आपको आप सबको समझ में आ गया होगा. ठीक है ना, ओके क्लियर है. तो यहाँ तक आप पढ़ें और एक जो भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है, अगर आप लाइव क्लासेस करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर टाइप करें अरिहंतम एकेडमी, इंस्टॉल करें, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंक्वायरी करें, क्लास 12 को ज्वाइन करें. 100% गारंटी है कि आपके 12th के जो केमिस्ट्री के मार्क्स होंगे वो 90+ होंगे. ओके, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब. फिर से गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, अरिहंतम एकेडमी टाइप करें, ऐप को इंस्टॉल करें, अपना नंबर रजिस्टर करें. थैंक यू.